पायल के लिए स्वयं एंट्री मिलना ही बड़ी बात थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कोई भी पुरस्कार मिलता है तो और ऐसे समारोहों में मिलता है तो हम ये मानकर चले कि वो बहुत ही ईमानदार किस्म का पुरस्कार है। आज पायल कपड़िया का स्वागत FTI ने भी किया, खुद मोदी जी ने किया, दूसरे सारे संस्थानों ने किया, लेकिन सच्चाई ये है कि इस फिल्म के निर्माण में भारत का पैसा लगभग नहीं के बराबर है। मुंबई माना जाता है पूरे देश में लड़कियों के लिए, अकेली लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर है। सिनेमा को दर्शक ही बड़ा करते हैं, फिल्म कोई बड़ी नहीं होती है। नमस्कार। पिछले महीने एक नाम फिल्म जगत में जो चर्चा में रही, खासकर प्रिंट मीडिया से लेके डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगहों पे, वो नाम था पायल कपाड़िया का। जब उन्हें 25 मई शायद वही डेट है जब उन्हें कान में ग्रांड प्री मिला, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो हम आज इसी संदर्भ में हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं अजय ब्रह्मात्मज, जो कि पेशे से पत्रकार रह चुके हैं, संपादक दैनिक जागरण के फिल्म संपादक रह चुके हैं, समीक्षक हैं और लेखक हैं और फिल्मों के बारे में समीक्षा लिखते हैं। इनका अपना एक चैनल है जिसका नाम है सिनेमा हॉल, और एक मैगजीन भी उसी नाम का चलाते हैं। तो अभी मुंबई में रहते हैं, पटना से हैं, 30 साल पहले शायद पटना में थे और पटना से काफ़ी अटैच्ड भी हैं, और पटना का गोल्डन आइसक्रीम वगैरह इनको काफ़ी पसंद है। तो और दूसरे हमारे जो अध्येता हैं फिल्म के, वो हैं यादवेंद्र, पेशे से वैज्ञानिक इंजीनियर रह चुके हैं, लेकिन साहित्य प्रेमी, साहित्यकार और अनुवादक, और विश्व साहित्य और विश्व सिनेमा में इनकी गहरी रुचि है। उस पर एक किताब भी आ चुकी है कि ईरानी सिनेमा पर, घने अंधकार में खुलती खिड़की, जो सेतु प्रकाशन से पिछले साल आई थी। तो मैं सबसे पहले अजय जी से बोलूँगा। वैसे उसके पहले मैं बता दूं कि मैं एक सिनेमा प्रेमी हूँ और मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ आप दोनों से। तो अजय जी से जानना चाहूँगा कि पायल कपाड़िया को जो ये पुरस्कार मिला, दुनिया का अगर सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार नहीं भी है तो वन ऑफ द बेस्ट तो जरूर है। इस पुरस्कार के क्या मायने हैं? उनको मिला और उनके साथ कुछ और लोगों को मिला जो कि FTII के ही स्टूडेंट हैं, सारे के सारे। तो जो पुरस्कार मिला और जो फिल्म है, जिस फिल्म को मिला, और उनके कंटेंट्स और टेक्निक्स सबको ध्यान में रखते हुए मिला होगा, तो हमारे लिए उसका क्या मायने हैं? भारत के जो फिल्म मेकर्स हैं या भारत के लिए जो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? जी, आप सभी को नमस्कार और जन मीडिया के दर्शकों को अलग से नमस्कार। पायल कपाड़िया को पुरस्कार मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य बन चुका है और घटना है, क्योंकि 30 सालों के बाद तो एंट्री मिली थी और 30 सालों के बाद एंट्री मिलने के साथ पुरस्कार भी मिल गया। पायल के लिए स्वयं एंट्री मिलना ही बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ देश विदेशों के सारे मशहूर निर्देशक थे, उनकी फिल्में थी वहाँ पर। उनके बीच में एक कम उम्र लड़की जो FTI से कुछ सालों पहले निकली है और अपनी फिल्म लेकर पहुँची थी, और उस फिल्म को ग्रां प्री मिल गया, ये अपने आप में बड़ी बात थी। ठीक है, पामेदोर नहीं मिला, वो बड़ा पुरस्कार होता है इससे, लेकिन ये भी कम नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कोई भी पुरस्कार मिलता है तो और ऐसे समारोहों में मिलता है तो हम ये मानकर चले कि वो बहुत ही ईमानदार किस्म का पुरस्कार है, किसी लाज लिहाज में या किसी और तरीके से प्रभावित होकर नहीं दिया गया है। ज्यूरी के लोगों को ये फिल्म पसंद आई होगी और उन्हें काम अच्छा लगा होगा, तभी ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि भारत सेकेंड लार्जेस्ट कह लें या दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म निर्माण देश है,
यहाँ इतनी फिल्में बनती हैं, इतनी भाषाओं में बनती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी उपस्थिति लगभग नहीं है। कमर्शियली हम लोग ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और देश विदेश में हमारी फिल्में खूब देखी जाती हैं, चलती हैं, पसंद की जाती हैं। लेकिन सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म जो हम बात करते हैं, तब वहाँ हम कहीं पिछड़ जाते हैं। जबकि इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति आज से 40 साल पहले थी, और तब हम सिनेमा में बहुत आगे बढ़े हुए थे, चाहे वो रे साहब हों, घटक साहब हों, मृणाल सेन हों, इधर श्याम बेनेगल हों, उधर अदूर हों, इस तरीके से सारे लोग काम कर रहे थे। पैरेलल सिनेमा अपनी जो उफान पे था, समांतर सिनेमा हम लोग देख ही रहे थे, जो आम दर्शकों तक पहुंच जाती थी। उसके बाद से कमर्शियल और आर्ट का तो भेद मिट गया, और आर्ट लगभग ख़त्म हो गया। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले दिनों भारत सरकार ने जो NFDC संस्था थी, जो जिसके जरिए इन लोगों को पैसे मिलते थे और ये लोग फिल्में बना सकते थे, सारे फिल्म मेकर, वो संस्था ही बंद कर दी गई, और 6-8 संस्थाएं थी, उनको मिला करके एक ही संस्था बना दी गई है। तो वो भी कम हो गया, खत्म हो गया, उसमें गौर करना होगा। और ऐसी फिल्में किसी संरक्षण में ही बन सकती हैं, चाहे वो सरकारी संरक्षण हो या इंडिपेंडेंट रूप से कोई उभर के आए और ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन दे, तभी हो सकता है। आज पायल कपड़िया का स्वागत FTI ने भी किया, खुद मोदी जी ने किया, दूसरे सारे संस्थानों ने किया, लेकिन सच्चाई ये है कि इस फिल्म के निर्माण में भारत का पैसा लगभग नहीं के बराबर है। इसमें फ्रांस का पैसा लगा हुआ है मुख्य रूप से। और आप देखें कि ऐसी फिल्म बनाने के लिए बहुत अच्छा लिखा था, कि अनुराग कश्यप ने ही लिखा था सर, या किसी और ने लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर इस फिल्म का प्रस्ताव लेकर के पायल कपड़िया, हो सकता है गई भी हो, भारतीय निर्माताओं के पास जाती, तो सबसे पहले वे कहते कि फिल्म का नाम बदल दो, ऑल वी कैन सी एज लाइट। क्या मतलब इस फिल्म का यार, नहीं ये नाम बदल दो। दूसरा ये होता है कि अच्छा हीरो कौन है, तो एक माइंडसेट बना हुआ है सिनेमा का, और कमर्शियल सिनेमा का यही माइंडसेट है जो धीरे धीरे दर्शकों के बीच भी घुस गया है। दर्शक भी अब कोई फिल्म देखने जाता है, अगर वो पुरस्कृत फिल्म नहीं है, चर्चित फिल्म नहीं है, तो ये पूछता है कौन हीरो है। वो कभी नहीं पूछता कि डायरेक्टर कौन है, वो कभी नहीं पूछता कि इस फिल्म में राइटर कौन है। तो सबके यही जिज्ञासा रहती है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। और इसमें कहीं हम जैसे लोग और दूसरे जो फिल्म क्रिटिक हैं या फिल्मों को देखने वाले लोग हैं, हमारा भी दोष है, हमारे मीडिया का दोष है कि हमने फिल्मों की जानकारी को हीरो केंद्रित कर दिया है, स्टार केंद्रित कर दिया है, और बिजनेस केंद्रित कर दिया है। हम आर्ट फॉर्म की बात नहीं करते हैं, हम विषयों की बात नहीं करते हैं, हम इन पहलुओं पर बात नहीं करते हैं। इसलिए ये दिक्कतें हुई हैं। दर्शकों के मन में भी रहता है कि आज आम दर्शक यही जानना चाहता है, फिल्म रिलीज हुई, अच्छा कितना बिजनेस किया इस फिल्म ने, फिल्म चल रही है क्या, फिल्म चल रही है तभी वो देखने जाता है, और फिल्म चल रही है तो बुरी फिल्म भी अगर चल रही है तो देखने जाता है। इस तरीके से बुरी फिल्म भी और ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर लेती है। तो ये सारा सिनेरियो, उसमें पायल कपड़िया को अगर यह पुरस्कार मिला है, इस फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है, और ये फिल्म आम दर्शकों तक पहुंचती है, तभी जाके इसका फायदा होगा। और फिल्म बिरादरी में इसका जरूर एक प्रोत्साहन मिला है, एक जोश आया है कि चलो और कुछ करते हैं, और हम अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं तमाम फेस्टिवल्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और फिर देखते हैं क्या होता है। जी अजय जी, थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में भी बताइए। जी जी, क्योंकि हम लोगों ने जो अखबारों में पढ़ा वो बड़ा संक्षिप्त परिचय पढ़ा, तो इस फिल्म के बारे में यदि थोड़ा आप बता सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, फिल्म के बारे में तो जो थोड़े बहुत रिव्यूज़ हमने पढ़े और सिनॉप्सिस वगैरह पढ़े, इससे जो जानकारी मिली है, वास्तव में देखे थे ये मुंबई शहर के आम जीवन जी रहे, संघर्षरत नहीं कहूँगा, लेकिन विस्थापितों की कहानी है। मुंबई या कोई भी महानगर देश का जो है, वहाँ की आबादी 50% से ज़्यादा विस्थापितों की है, जो दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं। उनको वहाँ जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, और फिर उनकी अपनी निजी ज़िंदगी होती है, उसमें प्रेम भी होता है, उसमें नौकरी भी होती है, उसमें रोज़मर्रा की दिक्कतें भी होती हैं, अलग अलग किस्म के दबाव भी होते हैं, जातीय संघर्ष है, और आजकल जो एक द्वेष
धर्म को लेके फैला हुआ है, वो भी है। इस फिल्म की एक नायिका जो है वो एक अपने गैर मजहबी लड़के से प्रेम करती है, वो मुस्लिम प्रेमी है, अपने घर पे बता नहीं सकते, वो केरल की है। केरल के उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि वो अपने ही धर्म के बीच में शादी करे। तो दो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं जो दोनों नर्स हैं, अस्पताल में काम करती हैं, और उसके बाद जो जीवन बसता है आपका, उसमें एक का पति जो है वो जर्मनी चला गया है और उसका संपर्क अभी नहीं है पत्नी से, मतलब रेगुलर संपर्क। और कैसे वो पत्नी अपनी पत्नी के पास राइस कुकर भेजता है जर्मन में, जिसमें जीवन थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि कामकाजी हैं दोनों लड़कियाँ। तो उससे लेकर के कैसे प्रेम उनके अंदर पनपता है कि चलो इतना ख्याल तो रखता है मेरा पति, और ये सारी चीज़ें होती हैं। कहानी तो ये सामान्य रूप से ये आम कहानी हो सकती है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब महाराष्ट्र की एक औरत इनके संपर्क में आती है जो एक थोड़े निचले तबके की है, वहाँ वो चौल में रहती है और वो चौल टूटने वाला है, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग आने वाली है, तो उसका दर्द एक अलग किस्म का है। और फिर वो इन दोनों लड़कियों को लेकर के एक प्रवास पे जाती है, अपने गांव की तरफ ले जाती है इनको, और फिर कैसे वो तीनों एक दूसरे से हमदर्दी जताते हुए एक मेक होती है अपनी भावनाओं को लेकर के। यही कहानी है, तो बेसिकली मानवीय संवेदना की कहानी है। आज के परिस्थिति में जितने किस्म के दबाव हैं, और खास करके भारतीय समाज में लड़की होने के साथ ही आपके दबाव कई गुना बढ़ जाते हैं, अलग किस्म के दबाव हो जाते हैं। यही अगर लड़कों की कहानी होती तो शायद ये कहानी बनती। ये लड़कियां हैं इसलिए ये कहानी बनी, और अपने घरों से इतनी दूर है, अपने घरों से इतनी दूर है। लेकिन मुंबई माना जाता है पूरे देश में लड़कियों के लिए, अकेली लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर है। लड़कियां बिल्कुल घबराती नहीं है, डरती नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन पर कोई इस ढंग से अटैक नहीं करता है, कोई बदतमीजी नहीं करता है। खुद मेरी बेटियां हैं, दो बेटियां हैं मेरी बेटी आज भी रात के 12 बजे 1 बजे अकेले लौटती है ऑटो से। हमें घर में कोई डर नहीं रहता है कि वो आया पाएगी या हम भेजें कोई सवारी या वो टैक्सी करे, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग बड़े निश्चिंत भाव से रहते हैं। बस ये मालूम होना चाहिए गार्जियन के तौर पर या अपने दोस्त के तौर पर, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे दोस्त जो हैं वो कहाँ हैं और कब तक लौटने वाले, तो एक सुरक्षा की भावना रहती है बस। लेकिन दिल्ली आप चले जाएं या किसी दूसरे शहर चले जाएं, तो लड़कियां तो 10 बजे के 9 बजे के बाद ही बाहर नहीं निकलती, और अकेले तो सोच ही नहीं सकती कहीं आने की। लेकिन यहाँ लड़कियां खुले हम जाती। अच्छा, ये भी नहीं है कि दब ढक के, बुर्का पहन के, दुपट्टा ओढ़ के जैसे रहती है वैसे रहती हैं आम लड़कियाँ, और आराम से जाती फिरती हैं, घूमती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बावजूद इसके उन पर किस किस्म के दबाव हैं, उसको पायल कपड़िया ने पकड़ा है। और पायल कपड़िया काफ़ी सेंसिटिव और प्रो पीपल मेकर हैं। शुरू से उनके लगाव जागरूकता रही है, जो FTI में रहते हुए उन्होंने जो आंदोलन में हिस्सेदारी की, और जिसकी वजह से उनके साइकिल को बंद कर दिया गया, या उनके साथ जो दिक्कतें FIR है, अभी भी मुकदमा उन पर चल रहा है। वहाँ से पुरस्कार लेके आने के बाद से कोर्ट में पेशी भी थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये भारतीय समाज है, हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ यही सब हो रहा है जी। तो एक तो ये फिल्म है। वैसे हम जहाँ तक पायल कपाड़िया की बात है, तो कभी कभी लगता है कि अचानक ये नाम सामने आ गया इंटरनेशनल मंच पे, या पहले से ही इसके लिए वो प्रयासरत थी। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि 2017 से ही वो कान में दस्तक दे रही थी। एक आफ्टरनून क्लाउड्स एक फिल्म थी, छोटी फिल्म है, जिसने भाग लिया था, जिसको एक्सेप्ट किया गया था। और 2021 में उनको प्राइज भी मिल चुका है एक डॉक्यूमेंट्री पे, जो कि दर्शकों के लिए अवेलेबल है, जो फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, जिसे मैंने देखा। तो एक डॉक्यूमेंट्री भी है, और डॉक्यूमेंट्री से कुछ ज़्यादा है। वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, उसको भी देखने के बाद शायद आपने देखा। तो अपने समय को दर्ज करने वाली ये फिल्म मेकर हैं, और बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और उनकी चिट्ठी आपके चैनल पे ही मैंने पढ़ा, एक मतलब जो एक महिला ने उसको पढ़ के सुनाया, तो मुझे काफ़ी उसको सुनकर लगा कि कितनी रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर है,
और कितनी सेंसिटिव है, एंड नॉट जस्ट फॉर हरसेल्फ बट आल्सो फॉर अदर फिल्म मेकर्स, शी इज कमिटेड, शी फील्स कमिटेड, शी। तो अब मैं अजय जी से जानना चाहूँगा क्राफ्ट के बारे में, खासकर एक जिस फिल्म को पुरस्कार मिला है वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके पहले वाली फिल्म अपने आप में कम नहीं है, नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और मैंने उसके बारे में, जो मैंने फिल्म को भी देखा और उसके बारे में जो मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है और पहले की जो फिल्में बन रही हैं उससे एकदम नई फिल्म है। और इसमें जो टेक्निक के लेवल पे आवाज़ को जिस तरह यूज़ किया है या फिर कंटेंट को जो यूज़ किया है, जो मैसेज देने के तरीके हैं। वैसे कहानी की बात अगर करें तो अभी कल ही मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, जो एक्सेप्टेंस स्पीच है उसका, पहले वाली फिल्म का नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। उसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आपने कैसे, ये आइडिया कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि 2015 में जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे FTII में, तो हमारे पास वैसे भी कुछ फुटेज थे, हम फिल्म कुछ शूट कर रहे थे। उसके बाद हमारे दोस्तों ने भी किया और फिर हमने 2017 तक आते आते हम सोचने लगे कुछ फिल्म बनाएंगे। तब तक हम खुद बदल गए थे, हमारे विचार भी बदल गए थे बहुत सारे। और उसके बाद जब फुटेज मिला हमारे पास, तो फिर हमें लगा कि क्यों नहीं हम उससे बाहर निकले। फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला वाली घटना, या फिर JNU की जो घटना, कन्हैया रोमर खालिद वाली घटना, फिर अलीगढ़ या फिर जामिया, तो क्यों नहीं पूरे छात्र आंदोलनों को ही हम दर्ज कर लें। एक तो ये था, लेकिन जब ये आइडिया आया तो फिर उसके साथ लगा कि एक और कहानी भी इसके साथ हम दर्ज करें। तो कहानी के बारे में भी पूछा, तो एक लड़की है जिसको प्यार हो जाता है और वो लड़का छोड़कर चला जाता है, और जो क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको रोक दिया, बोला कि तू वो निचली जाति की है इसलिए तुम उससे मिल नहीं सकते, तुमको अब जाना ही नहीं है। तो दो समानांतर कहानियाँ हैं इसमें, एक तो छात्र आंदोलनों की कहानियाँ जो कि सच्चाई है, जो सच्ची कहानी है, और दूसरा फिक्शन है, और इन दोनों साथ चलते हैं। लड़की जो है वो उसको चिट्ठी लिखती है, इमेजिनरी लेटर्स है, मतलब डायरी की तरह है, और वो जिसको वो नरेट करती है चिट्ठी को, बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्की आवाज़ में, क्योंकि रात में सोते वक्त उसके मेमोरीज जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, या फिर ड्रीम सीक्वेंसेस हैं। तो टेक्स्ट भी आता है और आवाज़ धीरे धीरे, बहुत धीमी आवाज़ में वो बोलती रहती है अपने प्रेम के बारे में, अपनी पीड़ा के बारे में, अपने द्वंद्व के बारे में, और फिर उसके साथ साथ विरोध के भी बारे में, छात्र आंदोलन के भी बारे में, FTII के बारे में, या फिर JNU के बारे में, फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो आवाज़ की मात्रा, दृश्य को कैसे दिखाना है, कहाँ आवाज़ म्यूट कर देना है, कहाँ लाउड करना है। जैसे आंदोलनों की आवाज़ एकदम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कन्हैया स्पीच। तो जो क्राफ्ट है वो मुझे काफ़ी अलग लगा, और आपने तो देखा ही, आप इसको कुछ विशेष बता सकते हैं, तो अजय जी से इसके बारे में मैं चाहूँगा। सिनेमा का अध्ययन कर रहे लोग जानते हैं इस बात को, और जो लोग भी थोड़ी विशेष रुचि रखते हैं कि हर सब्जेक्ट जो है अपना क्राफ्ट को तय करता है, या सब्जेक्ट से क्राफ्ट निकलता है। अगर क्राफ्ट ध्यान में, कमर्शियल सिनेमा में क्राफ्ट पहले ध्यान में रहता है कि भाई ये करना है हमें, और ये सारे क्लीशे हैं उसके वो इस्तेमाल करना है। लेकिन जब ढंग से डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे होते हैं ना, और ऐसा नहीं था कि पायल ने जब आरंभ में शूट किया था, जो थोड़ा बहुत अपना जो आंदोलन वो लोग कर रहे थे, बेसिकली उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे, हो सकता है हंसी मजाक में ही कर रहे होंगे, या शूट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, गाने चल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, चलो शूट करते चलते हैं। तो बाद में जब फुटेज जमा हो गए और ये सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पता चलता है, जिसे कहते हैं लोग कि नया जनरेशन अपॉलिटिकल हो चुका है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे जागरूक स्वर हैं, आवाज़ हैं, जो लोग दिखता है कि ऊपरी तौर पर उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई है, उनके कंसर्न बदल गए हैं, सब कुछ लगता है, लेकिन अंदर से वो पॉलिटिकली मैच्योर होते जा रहे हैं, या अवेयर हैं अपने समाज से, और वाजिब सवालों पर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो पायल ने इस फिल्म के लिए जो क्राफ्ट चुना है, और यहाँ पे कई सारे लोग, क्रिटिक भी और दूसरे फिल्म मेकर्स भी ऐसा कहते हैं, जो लोग ट्रेंड नहीं है इंस्टीट्यूट से,
किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से। उनका मानना है कि ये तो खुद से सीखी हुई चीज़ होती है, लेकिन नहीं, अगर आप ट्रेनिंग दे कर आते हैं ना, चाहे वो क्राफ्ट के छोटे छोटे जो जैसे साउंड वाला ही खेल है, वो बगैर सीखे नहीं इसको, आप एक साउंड रिकॉर्डिस्ट रख लेंगे और वो सारी चीज़ें तय कर दे, उससे नहीं होता है। निर्देशक को भी सोचना पड़ता है कि हमें क्या, किस तरीके से आवाज़ को इस्तेमाल करना है, और ये सब कुछ ट्रेनिंग से आता है। ठीक है, कोई अध्यवसायी हो सकता है, कोई एकलव्य हो सकता है जो बगैर गुरु के सीधे सिखाए हुए भी सीख जाए, लेकिन वैसे लोग बहुत कम हैं। वहाँ एक इंस्टीट्यूट में मैं खुद पायल की बात करूँ अगर, तो पायल के एक बैचमेट हैं सुरेन मौर्य, जो अभी वहीं FTI में एडिटिंग डिपार्टमेंट में कुछ काम करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जो क्लास में जॉब सौंपे जाते हैं, जो असाइनमेंट करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, तो 10 शॉर्ट्स करके कुछ प्रोजेक्ट होता है उन लोगों का। तो बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद करना पड़ता है उनको। तो बताता है सूर्य कि बताया उन्होंने कि हम लोग गए एडिटिंग में, अपना प्रोजेक्ट लेके गए थे एडिट करने के लिए, तो वहाँ देखा कि एक फाइल पड़ी हुई है, फाइल का बढ़िया थी और 10 शॉर्ट्स के लिए पड़ी हुई थी। तो एक जिज्ञासा हुई, क्लास में एक लड़की का टेक्स्ट है और लड़की, तो जो एक सामान्य ईर्ष्यावश नहीं कहूँगा, एक सामान्य जिज्ञासा, उन लोगों ने देखा और देख करके बहुत बचकाने की कोशिश की। तो उन लोगों ने सार्वजनिक तौर पर क्लास के बैठकों में अपना जो दोस्त लोग रहते हैं, उसकी हंसी खिल्ली हो गई, ये कोई फिल्म है, ऐसे कुछ काम होता है, तुम क्या करोगे, तो अपने लाइफ में क्या करोगे। कई बार हमने देखा है कि अगर शुरुआती कोशिश में आप पर इस ढंग से खिल्ली उड़ा दी जाए, तो कई बार आप कोने में चले जाते हैं, हाँ, एक सब कुछ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर, और फिर आप चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, और फिर खुद सुरेन का कहना है कि 10 महीने के बाद जब दूसरा प्रोजेक्ट उसने किया, तो पूरा क्लास अचंभित था कि यह हुआ कैसे। जिस लड़की का वो प्रोजेक्ट था जिसका हम मजाक उड़ा रहे थे, वो लड़की 10 महीने में ऐसे, और कैसे किया उसने, क्योंकि लोगों के सामने भी नहीं आया, तो वो बात कहीं चुभ गई होगी, कोई ठेस लगी होगी, कुछ हुआ होगा, और कुछ कर दिखाने की एक भावना उसके अंदर आई, पॉजिटिव आउटपुट रिएक्शन है ये। और उसकी वजह से आप देखें कि आज पायल कपड़िया कहाँ पहुँच गई है। और पायल कपड़िया सिर्फ एक इंडिविजुअल टैलेंट नहीं है, जैसा कि आपने चिट्ठी वाली बात की है, चिट्ठी पे उसके कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं, व्यापक हैं, काफ़ी व्यापक हैं, और दूसरे समकालीन दूसरे मेकर्स जो हैं उनकी भी बात कर रही है, हाँ। साथ ही ये बात भी उठा रही है कि हमें फंड मिलना चाहिए, और केरल की बात उठाती है कि केरल सरकार कैसे नए, और खासकर औरतों के लिए, लड़कियों को प्रमोट करने के लिए वो फिल्में फिल्म फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये सारी बातें पायल में है, एक जागरूकता है। और पायल में ही नहीं है, उसी साल जो मई में अवार्ड मिले, उसमें देखें कि FTI के और भी बच्चों को अवार्ड मिले, जितने बच्चों को अवार्ड मिले हैं सारे FTI के ही हैं। बिल्कुल। विडंबना एक और है उसमें, एक तो सारे FTI के हैं, और दूसरी विडंबना ये है कि सारे जो प्रोजेक्ट्स कान में गए FTI के तो स्टूडेंट्स के हैं ही, चाहे अभिनय में हो, कलाकार हो, डायरेक्शन में हो, या जो भी हो, को प्रोड्यूस किया हुआ कोई विदेशी संस्था ही है। मतलब जो फाइनेंस किया है कोई बाहर का ही संस्था ने फाइनेंस किया है, भारत का नहीं। लेकिन खैर काम तो इंडियन ही फिल्म मेकर का ही है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये मुझे लगता है कि दर्शकों को पायल की जो पहले की फिल्में हैं, खैर इस संदर्भ में मैं एक और बात बता दूं कि अजय जी ने जो कहा कि उसकी एक प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में कहा कि वो काफ़ी अच्छी हो गई, तो मुझे नहीं पता कौन सा प्रोजेक्ट था, लेकिन जो 2017 में उसकी जो फिल्म आई कान में गई, वो प्रोजेक्ट ही था। Afternoon Clouds was a part of her project, which she sent with the consent of FTI. FTI के consent से भेजा गया, और 2018 में तो वो पास आउट हुई, तो वो स्टूडेंट ही थी जब चला गया था, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है।
तो पायल कपाड़िया और उसके जैसे फिल्म मेकर्स का काफ़ी महत्व है, और मुझे लगता है कि दर्शकों को इस पर गौर करना चाहिए और उनकी फिल्मों को देखना चाहिए। केवल उन्हीं की फिल्म नहीं, उनके कंटेम्प्रेरीज की फिल्म। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बहुत काम कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग फेस्टिवल्स में ही ऐसी फिल्में देख पाते हैं और वो आम रिलीज नहीं मिल पाती है हमको। और पहले एक दूरदर्शन हुआ करता था जहाँ आर्ट सिनेमा आ जाता था, पैरेलल सिनेमा दिखाया जाता था। अब दूरदर्शन जो है सो वो द केरला स्टोरी दिखाता है, तो आप क्या कर सकते हैं। और मुझे एक बात ये लगती है कि पायल कपाड़िया क्योंकि एक तात्कालिक संदर्भ है, हमने उस पर बात की, लेकिन इससे एक बात और उभर के आती है कि अपने समय को देखना, ईमानदारी से देखना, उसके साथ अपने को अलाइन करके चीजों को देखना और प्रस्तुत करना, ये इट मेक्स ए बेटर सेंस। और इसको हम देखें, यदि कमर्शियल लेवल पे, यदि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी सिनेमा का जो हाल है, जैसा आपने कहा कि पैसे कमा ले रहे हैं, लेकिन कोई भी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म हम नहीं बना पा रहे हैं। दक्षिण से आयातित फिल्में राज कर रही हैं, हिंसा, मारपीट, दुनिया भर की शैतान जैसी फिल्में चल रही हैं और खूब पैसे बना रही हैं। ऐसे में यदि आप एक जिम्मेदार कल्चरल एक्टिविस्ट और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने समय को दर्ज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अंत में अजय जी से मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले आपकी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक जिक्र ये भी कर दूं कि इसी कान फेस्टिवल में हम सब जानते हैं कि मंथन को दिखाया गया, उसके नए रूप में उसको रिस्टोर करके दिखाया गया। तो ये हमें बताता है कि कैसे अगर आपकी कोई इस तरह की कलात्मक फिल्म है जो क्लासिक है, तो उसको लोग बाद में भी याद करेंगे, बाद में भी देखेंगे, और एवरेज फिल्में तो आती रहेंगी और वो फिर गायब हो जाएंगी, कोई याद भी नहीं करेगा। लेकिन मंथन मैं हर रोज ये अखबार में या नेट से चेक करता हूँ, पटना में किस दिन मंथन फिर से देखा जाए। तो मंथन को क्यों याद किया, कान ने याद किया। तो उसी तरह से पायल कपाड़िया का महत्व यही है कि पायल कपाड़िया हो, श्याम बेनेगल हो, रे हो, क्यों याद किए जाते हैं, और बीच वाले जो आए छोटे मोटे फिल्म मेकर जिनके नाम उस समय बहुत हुए और ब्लॉकबस्टर हुए, लेकिन उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो मैं अजय जी से अंत में यही पूछना चाहूँगा, और वो दर्शकों के लिए को भी बताएं कि कैसे फिल्में क्लासिक बन जाती हैं और दर्शकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिल्मों को देखने में। ऐसे तो रैंडम तो देखें ही, लेकिन फिर भी अच्छी फिल्म और अच्छी फिल्म नहीं है, उसी से आप उसका चयन करने में क्या ध्यान रखें। मेरे अपने अध्ययन से तो यही मुझे पता चला है कि सिनेमा को दर्शक ही बड़ा करते हैं, फिल्म कोई बड़ी नहीं होती है। फिल्म जब रिलीज होती है तो हर फिल्म एक जैसे तरीके से रिलीज होती है, बाद में दर्शक उसको समय के साथ फिल्म को बड़ी करते चले जाते हैं। जैसे गुरुदत्त का ही उदाहरण बहुत बड़ा है कि गुरुदत्त को लंबे समय तक लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन जब BBC ने उन पर एक सीरीज़ किया, उसके बाद से गुरुदत्त खुले हैं और बाद में गुरुदत्त को पहचान मिलती है। अब तो गुरुदत्त पढ़ाई होती है। तो ऐसे ही हिंदी फिल्मों में भी ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। हाँ, ठीक है कि व्यवस्थित अध्ययन नहीं है अपने यहाँ, जो मीडिया स्कूल भी हैं, जो पढ़ाई जहाँ हो रही है वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं है, किताबें नहीं हैं, जानने समझने का तरीका नहीं है, अच्छी फिल्म बुरी फिल्म का फ़र्क कैसे करें ये नहीं है। मेरा अपना मानना है कि फिल्म देखने के बाद आप कहीं से भी थोड़े समृद्ध होते हैं, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक चेतना जागृत होती है, तो फिल्म आपके लिए बड़ी हो जाती है। वो फिल्म फिर साधारण नहीं रह जाती। और ऐसा अगर वो सामूहिक प्रभाव डाल पा रही है तब वो क्लासिक के दर्जे में जाती है। इंडिविजुअली हमें कोई फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन हो सकता है आपको न पसंद आए, लेकिन उसका प्रभाव अगर सामूहिक होने लगे, सार्वजनिक होने लगे, तब जाकर के वो फिल्म बड़ी होती है। ऐसा दर्शक, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि दर्शक कम समझदार हैं, या दर्शकों के अंदर ये चेतना जागृत ही नहीं हुई है। और जब फिल्में दावा करती हैं कि फिल्म इंटरटेनमेंट है, तो दर्शक भी मान लेता है कि हाँ, इंटरटेनमेंट
और बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े मेकर्स भी इस बात को कहते हैं कि हमारे देश का दर्शक जो है वो थका हारा परेशान गरीब है, अपनी जहालत से परेशान है, वो अपनी गरीबी से परेशान है, उसको मनोरंजन चाहिए। ये एक फिलॉसफी है और ये जोरदार तरीके से रखी जाती है कि लोगों को लगता है हाँ, अगर सिनेमा मनोरंजन नहीं कर रहा है, आपको फिर से उलझा देता है। लेकिन विरेचन का सिद्धांत है, कैथार्सिस का सिद्धांत, आप लोग साहित्य होगी, तो अगर विरेचन का सिद्धांत है तो दुखी दुख को मांजता है, साफ करता है, तो वो चीज़ें अगर हैं तो आप देखें कि ये बहुत अवसादपूर्ण फिल्म देख करके भी आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा आपसे बहुत- बहुत- बात बहुत करके। धन्यवाद।